नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री, कल्चर, हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। मित्रों, आज आधुनिक भारत में सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे और विभिन्न इतिहासकारों ने इस आंदोलन के विषय में जो अपने मत प्रकट किए हैं उनकी भी हम समीक्षा करेंगे। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मेरा भी उत्साह बढ़ेगा। और धीरे धीरे अब चैनल में 300 वीडियो करीब होने जा रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप वीडियोस को देखिए, प्लेलिस्ट्स को लिए उनको देखिए। आप एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, जो भी आपको पसंद हो आप उन वीडियोस को देखें। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के ऊपर। मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के सामाजिक आधार की। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में दूसरा सार्वजनिक राष्ट्रीय संघर्ष था। आप ये कह सकते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद अथवा असहयोग आंदोलन के बाद दूसरा जो बड़ा सार्वजनिक राष्ट्रीय संघर्ष था, जो सन 1934 ईस्वी तक चला। 1934 में ये समाप्त हो गया। तो इस आंदोलन का जन आधार सन 1921 के आंदोलन से अर्थात असहयोग आंदोलन से अधिक व्यापक था। साधारण लोग, जिसमें किसान भी थे, बड़ी संख्या में राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हुए। पहली बार उनके अपने व्यापक राजनीतिक एवं आर्थिक संगठन भी बने किसानों के साथ साथ इस काल में मजदूर वर्ग में भी या श्रमिक वर्ग में भी एक नई चेतना उत्पन्न हुई और वो यहाँ परिलक्षित करने को मिलती है। असहयोग आंदोलन की तुलना में इस आंदोलन में महिलाओं का भी अप्रत्याशित योगदान प्राप्त हुआ। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारत के विभिन्न वर्ग ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के हैवानी राज्य को समाप्त करने की लड़ाई में एकजुट हो गए, एक साथ आ गए। मित्रों, परंतु इतिहासकारों में इस आंदोलन के सामाजिक स्वरूप को लेकर के बहुत विवाद है। इसको लेकर के काफ़ी बहस होती रही है। ढेर सारे इतिहासकारों के अपने अलग अलग मत हैं। तो इस आंदोलन को बुर्जुआ आंदोलन बताने का प्रयास हुआ है। वहीं पे जो ज़्यादातर इतिहासकार हैं, जैसे आप देखिए जो वामपंथी इतिहासकार हैं, इसे बुर्जुआ आंदोलन बताते हैं। प्रोफेसर A.R. देसाई के अनुसार आंदोलन का संचालन बुर्जुआ वर्ग के नेता कर रहे थे। अब जैसे उनका ये कहना इसलिए यह है कि कांग्रेस के ज़्यादातर जो बड़े बड़े नेता थे वो सब बुर्जुआ वर्ग से संबंधित थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी की भूमिका तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी ही, क्योंकि उसको प्रारंभ करने वाले गांधी जी थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का वर्णन करते हुए प्रोफेसर रजनी पाम दत्त ने विश्लेषणात्मक शैली अपनाने के स्थान पर थोड़ा अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, या हम कह लें गाली गलौज का प्रयोग किया है। उनका यह कहना है कि अगणित पराजयों का यह नायक बुर्जुआ वर्ग का सौभाग्य क्रांति की दुर्जेय लहर में जन आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लेने की तरकीब सोच रहा था। गांधी जी के लिए वो ये कह रहे हैं। वो आगे कहते हैं कि इस प्रकार मतलब गांधी जो थे वो एक तरह से बुर्जुआ वर्ग का नेतृत्व कर रहे थे। तो गांधी जी पर आक्रमण करते समय रजनी पाम दत्त ने इस बात को भुला दिया कि उस क्रांति की दुर्जेय लहर के सृजन में गांधी ने तथा गांधी की विचारधारा
को मानने वाले दूसरे लोगों ने और दूसरे जो गांधीवादी तरीका था, तो इन लोगों की एक निश्चित भूमिका थी। जो कुछ हुआ वह गांधी के बिना भी हो सकता था, इसमें कोई दो राय नहीं। यह मान्यता अभी तक सिद्ध नहीं हुई है फिर भी, यानी कि गांधी के बिना जो कुछ हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन में, क्या गांधी के बिना हो सकता था वो? कुछ लोग कहते हैं हो सकता था, लेकिन अभी तक इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो तरीका था वो विशुद्ध गांधीवादी तरीका था। तो प्रोफेसर सुमित सरकार के शब्दों में अगर हम कहें तो ये मान्यता सिद्ध भी नहीं हो सकती। निस्संदेह बुर्जुआ वर्ग के सौभाग्य के नेतृत्व से हट जाने पर स्वतंत्र रूप से जन्मी क्रांति की लहर को और अधिक प्रगति करनी चाहिए थी और उसे अधिक क्रांतिकारी दिशा की ओर मुड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आइए हम डॉक्टर बिपिन चंद्र के मत का विश्लेषण करें। तो अभी तक हमने जो कहा, तो उपर्युक्त यानी रजनी पाम दत्त ने जो कहा या और दूसरे AR देसाई वगैरह ने कहा, तो इस आलोचना की अपेक्षा राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में बिपिन चंद्र का विश्लेषण अधिक संतुलित प्रतीत होता है। उनके अनुसार आंदोलन के नेताओं ने मूलतः लगातार दबाव, समझौता दबाव की रणनीति अपनाई थी, जो भारतीय बुर्जुआ वर्ग के हितों के अनुकूल थी। तो मित्रों, इस विश्लेषण में अगर हम देखें बिपिन चंद्र जी के, तो समझौते को विश्वासघात का पर्याय भी नहीं माना गया है और साम्राज्यवाद और उदार बुर्जुआ तत्वों के बीच विद्यमान दीर्घकालिक अंतर विरोध को स्पष्ट किया गया है। और साथ ही साथ इसमें इस तथ्य को भी प्रकाश में लाया गया है कि आंदोलन में ऐसे जन संघर्षों से बचने का जानबूझ करके प्रयत्न किया गया जिसमें बुर्जुआ वर्ग के नेतृत्व का कायम रहना कठिन हो जाता क्योंकि यह दबाव द्वारा विजय की वैकल्पिक रणनीति पर आधारित होता। तो ये बातें बिपिन चंद्र ने अपने एक लेख में कही है। ऐसे जैसे वो उनका एक ऐसे है, द इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास एंड ब्रिटिश एम्पेरियलिज्म, तो उसमें उन्होंने ये बात कही, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिपिन चंद्र भी ये मानते हैं कि जो आंदोलन की बागडोर थी वो बुर्जुआ वर्ग के हाथ में थी और बुर्जुआ वर्ग जो है उसे अपने हाथ में बनाए रखना चाहता था। हाल ही में कुछ नए मत भी सामने आए हैं कुछ समय पहले, जैसे 1974 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड से प्रकाशित अपनी पुस्तक में, उनकी पुस्तक का नाम है द क्राइसिस ऑफ इंडियन यूनिटी 1917-1940 में RJ मूर एक नया तर्क देते हैं। तो उनका जो तर्क है वो RJ मूर का, वो ये कहते हैं कि वाणिज्यिक, विशेष करके व्यापारी वर्ग में गांधी जी के 1930 के कार्यक्रम के लिए आरंभ में जो उत्साह था वह आगे चल करके ठंडा पड़ गया और वे समझौते के लिए दबाव डालने लगे क्योंकि सविनय अवज्ञा व्यापार के लिए हानिप्रद थी। तो कहने का मतलब सीधे सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो RJ मूर का ये मानना था कि प्रारंभ में व्यापारी वर्ग ने समर्थन दिया इस आंदोलन को, लेकिन धीरे धीरे जो है उनको ये समझ में आ गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन व्यापार के लिए हानिप्रद है, तो इसलिए वो समझौते के लिए सरकार से गांधी जी पे दबाव डालने लगे। मित्रों, प्रोफेसर सुमित सरकार जो है उन्होंने इंडियन हिस्टोरिकल रिव्यू में एक शोध पत्र लिखा था जिसका नाम था द लॉजिक ऑफ गांधीयन नेशनलिज्म, सिविल
ओबीडियंस एंड द गांधी इरविन पैक्ट। इसमें उन्होंने जो अपना मत सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में प्रकट किया है उस पर हम विचार कर लें तो प्रोफेसर सुमित सरकार के अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रहारक शक्ति बढ़ाने और अंततः आंदोलन को वापस लेने में बुर्जुआ वर्ग ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंदोलन का एक अन्य निर्णायक पक्ष यह था कि कृषक वर्ग के एक बड़े वर्ग ने उसमें भाग लिया, यानी बहुत सारे किसानों ने उसमें भाग लिया। यद्यपि गुणात्मक दृष्टि से इस बात का बहुत महत्व था, किंतु कृषक वर्ग की भूमिका गौण ही रही। क्यों गौण रही? क्योंकि बुर्जुआ वर्ग ने अपनी चतुराई से एक तरफ तो जनसाधारण के असंतोष का लाभ उठाया और साथ ही आंदोलन को अपने नियंत्रण में रखा। उसके अलावा गांधी जी के गांधीवादी नेतृत्व के चलते कि जो पारिभाषिक रूप से बुर्जुआवादी लोगों के हाथ में था, भले उनके हाथ का खिलौना ना हो, किंतु जो आंदोलन का लक्ष्य था वो विशिष्ट बुर्जुआ वर्ग के हितों को ही साधने वाला था। तो इसलिए जो स्थिर वाम पक्षी विकल्प के अभाव में आंदोलन का एक कारुणिक अंत हो गया, यानी जो आंदोलन बड़े धूम धड़ाके के साथ शुरू हुआ था उसका अंत जो है वो कारुणिक रहा। तो ये बात जो है वो प्रोफेसर सुमित सरकार कहते हैं। इसी तरह से प्रोफेसर ज्ञानेंद्र पांडे हैं। ज्ञानेंद्र पांडे जी भी आधुनिक भारत के बड़े इतिहासकारों में इनकी गिनती होती है और उनके अनुसार संयुक्त प्रांत का अध्ययन जो है वो ये बताता है कि असहयोग आंदोलन की तुलना में सविनय अवज्ञा आंदोलन का यही महत्व था कि इसको ग्रामीण क्षेत्र में जनसमर्थन मिला तथा इस पर कांग्रेस के आला कमान का अधिक कड़ा नियंत्रण था। निर्णायक क्षणों में इस आंदोलन से यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन से बुर्जुआ वर्ग को समर्थन मिला, क्योंकि यह वर्ग जन असंतोष का उपयोग तो करना चाहता था किंतु उसे नियंत्रण में भी रखना चाहता था। यानी कहने का मतलब यह है कि ज्ञानेंद्र पांडे जी भी यही मानते हैं कि यह बुर्जुआ वर्ग द्वारा संचालित आंदोलन था, बुर्जुआ वर्ग उसके ऊपर अधिकार बनाए रखना चाहता था। तो मित्रों, रजनी पामदत्त और सुमित सरकार जो है वो दोनों आपस में एक दूसरे के मतों से सहमत दिखाई पड़ते हैं और उनका ये कहना था कि गांधी जी की 11 सूत्री मांगे बुर्जुआ वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी और वहीं एनजी रंगा जो कि वामपंथी नेता थे, मजदूर नेता थे कहने, उनका ये कहना था कि महात्मा जी ये मांग तो रख ही सकते थे कि जमींदारों द्वारा वसूल किए जाने वाले राजस्व में या लगान में कमी की जाए, साथ ही साथ किसानों को ऋण से मुक्त किया जाए, उससे छुटकारा दिलाया जाए, मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निश्चित की जाए और साथ ही साथ मूल जो उद्योग है उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इतिहासकारों के इस संबंध में अलग अलग मत हैं। तो इस आंदोलन का मूल्यांकन जो है हम कुछ बिंदुओं पर कर सकते हैं कि आमतौर पर हम यह कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन की तुलना में काफी व्यापक आंदोलन था और असहयोग आंदोलन में जहां धरना, जुलूस इत्यादि पर जोर दिया जाता था, करबंदी आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का
महत्वपूर्ण अंग था और इस आंदोलन को भी व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ था। तो जन समर्थन को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्षेत्र काफी व्यापक था। समाज के अधिकांश वर्ग के लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। बहुत सारे लोग जेलों में गए, बहुत सारे लोगों ने यातनाएं सही, किंतु अपने उद्देश्य से वो डिगे नहीं और बिना डरे हुए निडर होकर के जो है वो ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों का सामना करते रहे। जो ब्रिटिश सरकार के पर्यवेक्षक थे उन्होंने भी लिखा है कि नागरिक अवज्ञा आंदोलन से किसी उद्देश्य की पूर्ति हुई हो या न हुई हो, उसने बड़े पैमाने पर भारतीय स्त्रियों को सामाजिक मुक्ति दिलाने का महान प्रयास किया। तो ये आंदोलन जो था उसका एक सकारात्मक पहलू था, स्त्रियों का इसमें खुल करके भाग लेना, बड़ी संख्या में हिस्सा लेना। तो ये आंदोलन जो है वो नारी मुक्ति के लिए भी एक महत्वपूर्ण आंदोलन सिद्ध हुआ। प्रोफेसर वरुण दे का कहना है कि 75 वर्षों के सामाजिक सुधार का जो भी आंदोलन चला, यानी कि हम कह सकते हैं कि राजा राम मोहन राय के समय से जो आंदोलन शुरू हुए समाज सुधार के, तो उन आंदोलनों से भी भारतीय स्त्रियों को मुक्त कराने में जो सफलता नहीं मिली थी, वह सफलता जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन ने कुछ ही हफ्तों में प्राप्त कर ली थी। तो ये बात उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल, आपने पुस्तक पढ़ी होगी, नेशनल बुक ट्रस्ट से एक पुस्तक आती है, उसमें लिखा हुआ है। तो इस आंदोलन के कुछ अस्थायी लाभ हुए। समाज के विभिन्न तबके के लोगों ने पहली बार खुलकर के आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन के पीछे जनता की असीम निष्ठा थी, उनका समर्थन था, उनकी श्रद्धा थी, उनका त्याग था और निस्संदेह आंदोलन सफलता के काफी करीब भी पहुंच गया था। रजनीपाल दत्त जैसे वामपंथी इतिहासकार ने भी लिखा है कि जो विफलता इसे मिली वह अस्थायी थी। संघर्ष की भट्ठी में तप कर इस आंदोलन ने जनता में एक नई ऊर्जा पैदा की और अपेक्षाकृत हम ये देखते हैं कि जनता में राष्ट्रीय एकता की भावना ने जन्म लिया, उनका आत्मविश्वास बढ़ा और उनकी जो दृढ़ता थी, उनकी संकल्प शक्ति थी, उसमें वृद्धि हुई। तो रजनीपाल दत्त की पुस्तक इंडिया टुडे, या आज का भारत, आधुनिक भारत के विद्यार्थियों में काफी लोकप्रिय है, आपने पढ़ी होगी। ब्रेसफोल्ड ने लिखा है कि भारतीय अपना दिमाग निश्चित कर चुके थे, अपने दिलों में वे स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके थे। गांधी ने एक सौम्य तथा निष्क्रिय राष्ट्र को शताब्दियों की तंद्रा से जगा दिया था। यानी कि गांधी जी को इतनी तो सफलता मिल गई थी कि जो निराश लोग थे, जो हताश लोग थे, एक तरह से आप कह लीजिए कि जो निष्क्रिय सोए हुए लोग थे, उनको जगाने का काम गांधी जी के इस आंदोलन ने निश्चय ही किया था। तो इन सब के बावजूद यह आंदोलन अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सका और अगर प्राप्त किया भी तो बहुत कम प्राप्त किया। तो इसके लिए जिम्मेदार तत्कालीन नेतृत्व को ठहराया जाता है, खास करके कांग्रेस के नेतृत्व को। तो कांग्रेस की अपनी सीमाएं थी। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उसके पास स्वतंत्र भारत के लिए कोई भी ऐसा सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम नहीं था जिसके अंतर्गत गरीब, मजदूर और किसानों का उद्धार किया जा सके। राष्ट्रीय आंदोलन में और राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में कह लें, कांग्रेस सदा ही बुर्जुआ वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करती रही और इस बुर्जुआ नेतृत्व के अगुआ थे महात्मा गांधी। ऐसा बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है जिन्होंने आधुनिक भारत के इतिहास पर अध्ययन किया है। तो गांधीवादी राजनीतिक विचारधारा और तदनुरूप वर्ग संबंधों के अनुकूल
इस नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन का क्षेत्र बहुत सीमित और संकुचित रखा। असंतोषी सामाजिक वर्गों ने आगे चल करके कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की, यानी कि वामपंथी विचारधारा का प्रभाव जो है वो कांग्रेस में आ रहा था। बहुत सारे नेता जो थे वो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। स्वयं जवाहरलाल नेहरू भी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। लोहिया जी थे, राम मनोहर लोहिया थे, जयप्रकाश नारायण थे, इस तरह के अनेक नेता थे, आचार्य नरेंद्र देव थे। तो ये लोग जो है समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। तो कांग्रेस में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। तो इस तरह से कुल मिलाकर के देखा जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसने ऐसा नहीं था कि हम उसको कह सकते हैं कि एकदम से निष्फल था। वो लोगों में को एक करने में, राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करने में, लोगों में एक तरह से संकल्प शक्ति बढ़ाने में उसने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि उसके बारे में यही कहा जाता है कि उसका जो चरित्र था वो बुर्जुआवादी था। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बार बार निवेदन करता हूं, आप सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी लिखें, कैसा लगा आपको वीडियो। और अगर आप किसी और विषय पर वीडियो चाहते हैं, इतिहास में या हिंदी साहित्य में, दोनों में, तो आप मुझे बताएं, मैं अवश्य आपको वीडियो बना के दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।